हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जनरली हम यहाँ पर देखेंगे वो है कि सॉलिड सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। और आप इसके बारे में जानते हैं कि सॉलिड्स उन्हें कहा जाता है जिनका निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, जिनका क्या होता है, एक निश्चित आयतन और एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो जनरली सॉलिड्स आर substances having definite shape and definite volume, यानी कि आयतन और आकार इनका क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आयतन और आकार क्या होता है, जनरली निश्चित होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सॉलिड स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल सॉलिड्स हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में एक रेगुलर ऑर्डर होता है, अर्थात इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो रेगुलर ऑर्डर इनका होता है। जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए या आयंस हो गए, तो इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, यानी कि निश्चित इनका एक क्रम होता है जिसकी वजह से इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, यानी कि रेगुलर, अगला पॉइंट है इसमें वो है रेगुलर पैटर्न ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स चाहे एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या फिर ये क्या हों, आयंस हों, एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या फिर आयंस हों, तो इनका एक रेगुलर पैटर्न यहाँ पे पाया जाता है। दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि सॉलिड्स में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स द्वारा क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं। हेल्ड टुगेदर विथ या बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, यानी कि प्रबल बल द्वारा इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, बधे होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं। देयरफॉर दे आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, इसी वजह से देयरफॉर दे आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशंस, इसलिए वो क्या होते हैं, निश्चित स्थान पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट ऑल्सो ऑन देयर अरेंजमेंट्स, यानी कि अगर हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देखें तो सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, दो चीजों पे। वो है आपका, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का क्या हो यहाँ पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स की जगह अगर हम पार्टिकल लिखते हैं तो इन पार्टिकल्स का किस पे डिपेंड करती है, नेचर पर, प्रकृति कैसा है, और साथ ही साथ नेचर के साथ साथ, यानी कि उनके पार्टिकल्स के नेचर के साथ साथ
ये अरेंजमेंट्स पर भी निर्भर करती हैं। अरेंजमेंट कैसा है यानी कि उनका विन्यास कैसा है, उसके बेसिस पर भी ये क्या करती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी कि दो प्रकार में इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसे हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। जिनमें से पहला है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीकृत ठोस कहते हैं इसको, या इसे हम यहाँ पर ट्रू सॉलिड्स का नाम देते हैं, ट्रू सॉलिड्स। दूसरा है यहाँ पर वो है एमार्फस सॉलिड्स या सूडो सॉलिड्स का नाम देते हैं। एमार्फस सॉलिड्स या सूडो सॉलिड्स का नाम देते हैं। एमार्फस सॉलिड्स या सूडो सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो पहला है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में दो हैं, जिनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स, और दूसरा है एमार्फस या यहाँ पे अगला है सूडो सॉलिड्स। ठीक है, इसी के साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमार्फस सॉलिड्स में चलिए हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस को कॉलम से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा है वो है एमार्फस सॉलिड्स। ठीक है, एमार्फस को असमाकृतिक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असमाकृतिक ठोस भी कहा जाता है, और इसे हम क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते हैं। तो इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला और मेन डिफरेंस है कि दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनका डेफिनेट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात गलनांक होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है यहीं पे, यानी कि उनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और वहीं पे एमार्फस सॉलिड का हमेशा कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एमार्फस सॉलिड का कैसा होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, इनका
डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इनका क्या होता है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, अर्थात जनरली हम इसे संयुग्मन ऊर्जा या उष्मा का नाम देते हैं, इसे हम संभवन उष्मा या एक तरीके से फ्यूजन हीट का नाम देते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन इनका कैसा होता है, डेफिनिट होता है। और इसमें अगर आप लिखेंगे तो नॉट डेफिनिट, इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो कैसा होता है, डेफिनिट नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगला है रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। रिजिड होते हैं और कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम एमार्फस सॉलिड की बात करें तो नॉट बी कंप्रेस्ड टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट, यानी कि इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जनरली ये रिजिड होते हैं और कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और इसमें अगर हम देखें एमार्फस सॉलिड्स की बात करें तो नॉट बी कंप्रेस्ड, नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट, मतलब इनको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इनको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अगर देखें दे आर गिवन क्लीवेज, यानी कि दे ब्रेक्स इनटू, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, दे ब्रेक इनटू टू पीसेज विथ प्लेन सरफेसेज, यानी कि जब भी कभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जितने भी सरफेस देते हैं क्लीवेज के बाद, उन पीस का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है, ठीक है। यानी कि दे ब्रेक इनटू टू पीसेज विथ प्लेन सरफेसेज, यानी कि इनमें अगर देखा जाए तो रेगुलर क्लीवेज होता है, रेगुलर क्लीवेज होता है, ठीक है। यानी कि सरफेस इनमें क्लीवेज के बाद जो सरफेस मिलता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। सतह कैसी होती है, समतल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, इर्रेगुलर क्लीवेज होता है इनमें, ठीक है, इर्रेगुलर क्लीवेज होता है। यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो रेगुलर नहीं होती है, कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। टूटने के बाद जो इनकी सरफेस मिलती है वो कैसी मिलती है, इर्रेगुलर मिलती है, प्लेन सरफेस यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जनरली एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब होता है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि दीज सब्सटेंसेज शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करते हैं, शो करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस में शो करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एमार्फस सॉलिड की तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। हर जगह ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। कैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है,
इनका वॉल्यूम सडन चेंज होता है, ठीक है, सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन मेल्ट्स, जब भी कभी ये मेल्ट होते हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, सडन चेंज होता है, ठीक है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, सडन चेंज होता है। लेकिन अगर हम एमार्फस सॉलिड्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो नो एनी सडन चेंज ऑन मेल्टिंग, नो एनी सडन चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, इनको पिघलाने पर किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम में अचानक परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का अचानक परिवर्तन इनके वॉल्यूम में नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है नेक्स्ट है दीज पॉसेस सिमेट्री, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, इनकी जो एक तरीके से ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इनके अरेंजमेंट्स में, यानी कि जो व्यवस्था होती है उसमें क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, इनके अरेंजमेंट में क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम एमार्फस की बात करें, अनसिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, अनसिमेट्रिकल होते हैं यानी कि किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम उसको किधर से भी कहीं से भी डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो फेस होता है क्रिस्टल्स का वो कुछ किसी एंगल पर टिका होता है, इसलिए इनमें इंटरफेसियल एंगल्स पाए जाते हैं। पॉसेस इंटरफेसियल एंगल्स क्या पाए जाते हैं, इनमें इंटरफेसियल एंगल्स पाए जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो नॉट पॉसेस इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है, नॉट पॉसेस इंटरफेसियल एंगल्स, यानी कि इनमें इंटरफेसियल एंगल्स नहीं पाए जाते। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस था, ठीक है। यहीं पे अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ इससे पहले हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सिलिका और एमार्फस सिलिका के बारे में डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सिलिका। आपने यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस और असमाकृतिक ठोस यानी कि एमार्फस सॉलिड के बारे में डिफरेंस समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सिलिका में डिफरेंस। एमार्फस सिलिका इनमें क्या है डिफरेंस पढ़ना है आपको। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है SiO2, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसे हम कहते हैं। तो जनरली जो सिलिका है ये आपका क्रिस्टलाइन नेचर भी होता है इसका, और साथ ही साथ इसका एमार्फस नेचर भी पाया जाता है, यानी कि सिलिका अकर्स इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमार्फस नेचर, इसलिए हेडिंग पड़ा है क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सिलिका, ठीक है। तो जनरली हम एमार्फस सिलिका को एमार्फस सिलिका ही कहते हैं और जनरली वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सिलिका है इसे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है क्वार्ट्ज। क्या नाम होता है क्वार्ट्ज, यानी कि अगर हम क्रिस्टलाइन
SiO2 की बात करें, क्रिस्टलाइन SiO2 की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम जनरली एमार्फस सिलिका को सिर्फ एमार्फस सिलिका के नाम से या व्हाइट पाउडर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सिलिका का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करेंगे एमार्फस सिलिका और क्रिस्टलाइन सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज में डिफरेंस, क्वार्ट्ज और एमार्फस सिलिका। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो क्वार्ट्ज सिलिका जो होती है ये आपकी कैसी होती है, क्रिस्टलाइन नेचर, और आपको पता भी है क्रिस्टलाइन सिलिका को ही क्वार्ट्ज कहते हो, तो ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। वहीं पे एमार्फस सिलिका जो होती है वो कैसी होती है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में होती है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में, और फ्लफी होती है। कैसी होती है, फ्लफी। ठीक है, कैसी होती है, फ्लफी होती है। फ्लफी का मतलब यहाँ पे है कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में और फ्लफी है। फ्लफी का मतलब जनरली लाइट वेटेड होती है। कैसी होती है, लाइट वेटेड होती है। ऑल फोर कॉर्नर्स, इसकी अगर हम बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें, ठीक है, क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो जनरली ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ SiO4 माइनस, यानी कि अगर हम देखें टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड बाई अदर्स टू गिव अ नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है। कैसा होता है, ये जनरली कैसे होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स का मतलब होता है, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं SiO4 माइनस के, यहाँ पे SiO4 माइनस जो है ये एक तरीके से किसका होता है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर है। और टेट्राहेड्रॉन होने के कारण इसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स का निर्माण करते हैं। और ये नेटवर्क सॉलिड्स आपके अदर टेट्राहेड्रॉन से जाकर जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड। और वहीं पे अगर एमार्फस सिलिका की बात करें तो यहाँ पर SiO4 टेट्राहेड्रॉन जो है, SiO4 माइनस जो टेट्राहेड्रॉन है, ये रैंडमली यानी कि इर्रेगुलर रूप से, कैसे, रैंडमली यानी कि इर्रेगुलर रूप से क्या होता है, ज्वाइंड होता है, यानी कि जुड़ा होता है, रैंडमली ज्वाइंड होता है, कहीं कहीं पे जुड़ा होता है। ठीक है, गिविंग राइज टू पॉलीमेरिक चेन्स। तो ये क्या करता है, रैंडमली ज्वाइन होता है और क्या बनाता है, पॉलीमेरिक चेन्स का निर्माण करता है। जैसा कि आपको पता है पॉलीमर जो कि मोनोमर से मिलकर बनते हैं, तो SiO4 माइनस जब रैंडमली जुड़ते हैं तो पॉलीमेरिक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन के साथ साथ सीट्स और 3 डायमेंशनल यूनिट्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीट्स भी बनाते हैं और 3 डायमेंशनल यूनिट्स भी बनाते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल यूनिट्स भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई एंड शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1710 डिग्री सेल्सियस, 1710 डिग्री सेल्सियस, 1710 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट है। और साथ ही साथ ये बहुत ही शार्प होते हैं, यानी कि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट अचीव करते हैं तुरंत ही मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमार्फस सिलिका का, ये शार्प नहीं होता। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर भी ये तुरंत पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करते। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, क्वार्ट्ज और एमार्फस सिलिका के बारे में।
नेक्स्ट है वो है आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, जो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट टॉपिक डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। जनरली अगर हम डायमंड की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें तो ये कार्बन के क्या हैं? एलोट्रॉप्स हैं, और ये दोनों ही कोवैलेंट क्रिस्टल्स के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? कोवैलेंट क्रिस्टल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें हम जनरली क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है, यानी कि एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जिसके एक से ज्यादा फॉर्म पॉसिबल हों उसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स, यानी कि अपर रूप का नाम देते हैं। और जनरली दोनों के दोनों क्या है? कोवैलेंट क्रिस्टल्स हैं। बोथ आर कोवैलेंट क्रिस्टल्स। बोथ आर क्या है यहाँ पे? कोवैलेंट क्रिस्टल्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे सहसंयोजक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। दोनों के दोनों सहसंयोजक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। बट फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी डिफर होती है। बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? डिफर होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो चलिए देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेन है। डायमंड और दूसरा है वो है आपका ग्रेफाइट। दूसरा है यहाँ पर वो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो अगर हम डायमंड की बात करें तो नेचुरली इन फ्री स्टेट पाया जाता है। इट अकर्स नेचुरली इन फ्री स्टेट, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये कहाँ पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट में अगर हम डिफरेंस देखें तो जनरली जो डायमंड्स हैं नेचुरली इन फ्री स्टेट्स, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं। और यहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इनको हम नेचुरली भी बना सकते हैं, यानी कि नेचुरली भी पाए जाते हैं, एंड आर्टिफिशियली बोथ। ठीक है, इनका जो एक तरीके से अकरेंस है वो नेचुरली भी है और आर्टिफिशियली बोथ है। पेंसिल की जो लीड होती है, यानी कि जो लेड होती है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो अभी तक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट यानी कि सबसे कठोर नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व में कौन आता है? डायमंड आता है। और जनरली हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में तो ये सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एंड ग्रीसी इन टच, यानी कि ग्रीस की तरह, यानी कि जस्ट लाइक लुब्रिकेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? लुब्रिकेंट्स, फिसलने वाले होते हैं। जनरली इनको अगर हाथ पे हम क्या करते हैं या टच करते हैं इनको तो ये फिसल, तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट और ग्रीसी इन टच होते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे बात करें तो छूने पर ये मुलायम होते हैं
और स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी का मतलब फिसलन युक्त होते हैं, जिसे हम ग्रीसी का नाम देते हैं। इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिलेटिव डेंसिटी अबाउट 3.5। कितनी होती है? हाई रिलेटिव डेंसिटी, हाई रिलेटिव डेंसिटी होती है, यानी कि इनका आपेक्षिक घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3.5 के बराबर लगभग, अबाउट 3.5, अबाउट कितना? 3.5। इसी के साथ साथ अगला है रिलेटिव डेंसिटी, किसका? ग्रेफाइट का जनरली कम होता है 2.3 के बराबर। किसके बराबर? 2.3 इनका क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है। यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो डायमंड्स जनरली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं, यानी कि लाइट इनसे एक सतह से दूसरी सतह यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ पास करती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है? सबसे हाई होता है, वो कितना होता है? 2.45। 2.45 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्रेफाइट का कम होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जनरली हम इसको ओपेक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है। तो ये कैसा है? ग्रेफाइट आपका कैसा है? ब्लैक इन कलर, और कैसा होगा? ओपैक होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो इसका तो कलर कैसा है? ब्लैक है, और साथ ही साथ ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि इससे होकर लाइट पास नहीं करती, अपारदर्शी का नाम दिया जाता है, ठीक है। डायमंड्स जो होते हैं जनरली हीट के नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। हीट का क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड्स जनरली क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के क्या होते हैं? ये नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। वहीं पे ग्रेफाइट की बात करें, किसकी बात करें? ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है ये कैसा होता है? ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है। किसका? हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का भी अच्छा चालक माना जाता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन है? डायमंड्स। और यहीं पे गुड कंडक्टर की तरह कौन बिहेव करता है? ग्रेफाइट। जनरली डायमंड्स जो हैं ये क्या होते हैं? बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर। अगर हम देखें तो एयर में इनकी बर्निंग होती है कितने डिग्री सेल्सियस पर? एट 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस पर इनकी बर्निंग होती है टू गिव CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एयर में बर्न करने पर डायमंड जनरली क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इट बर्न्स इन एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस, इन एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस टू गिव CO2। कितना देते हैं? यानी कि ये क्या करते हैं? 700 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? देते हैं। साथ ही साथ डायमंड्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल, किस फॉर्म में? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और वहीं पे ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में कौन पाया जाता है? आपका ग्रेफाइट। और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स के फॉर्म में कौन पाया जाता है? वो है डायमंड्स। ये डिफरेंस किसके बारे में था? डायमंड्स और ग्रेफाइट से रिलेटेड ये डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि एमार्फस सॉलिड्स हमको पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में जनरली हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम देखें तो उनकी क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे, यानी कि जो ट्रू सॉलिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी तक आपने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखे थे, तो सॉलिड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो तरीके के क्लासिफिकेशन आपको दिखाए गए, जिनमें से एक आपका है वो है क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या है? एमार्फस है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन के अब कितने टाइप्स हैं वो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम क्रिस्टलीकृत यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक और एटॉमिक। कौन कौन से होते हैं? आयनिक, कोवैलेंट, 5 टाइप्स मेनली, जिनमें से पहला है वो है आयनिक, दूसरा है कोवैलेंट, तीसरा है मॉलिक्यूलर, आणविक, क्रिस्टलीय यौगिक कहते हैं, इसे हम आयनिक क्रिस्टलीय यौगिक कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते हैं। इन्हें हम सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इसे हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगला है वो है आपका मेटालिक और नेक्स्ट है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक के बाद नेक्स्ट है वो है एटॉमिक। मेटालिक का मतलब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और एटॉमिक का मतलब जिसे हम परमाणुवीय क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं? परमाणुवीय क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? आयनिक के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आयनिक के बारे में, आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड्स के बारे में। अगर आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड्स की बात करें तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड्स की बात करने जा रहे हैं, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जो कि सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक की अगर हम बात करें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अरेंज्ड सिमेट्रिकली। कैसे होते हैं? सिमेट्रिकली, यानी कि समान रूप से, सममित रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो नेटवर्क होता है वो अरेंज्ड होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अभी आपने पढ़ा जिसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एटम्स कनेक्टेड इन कोवैलेंट बॉन्ड। किस में बंधे होते हैं एटम्स? वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है,
इसके अंतर्गत अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एटम्स हैं कनेक्टेड इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि परमाणु इसमें सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला है वो है थर्ड, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, जिसे हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से हैं? पोलर ORR नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगला है वो है मेटेलिक। मेटेलिक में जनरली हम देखें यानी कि धात्विक में अगर हम देखें तो धात्विक के अंतर्गत कैटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मेटेलिक हैं उसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैटायंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल के अंदर आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे होंगे और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे बीच बीच में कैटायंस भी होते हैं, तो इसलिए कैटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया है। और जनरली अगर हम एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एटम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? वो एटम्स होते हैं। कैसे होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। यहीं पर अब हम इनमें बॉन्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बॉन्डिंग इनके बीच होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद बॉन्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं, यानी कि बंध कैसा पाया जाता है। तो अगर हम आयनिक की बात करें तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कूलम्बिक होती है, यानी कि आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से? आयनिक बॉन्ड या कूलम्बिक बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि आयंस हैं तो आयन के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि जैसे हम कूलम्बिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। कोवैलेंट की बात करें तो जनरली इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जनरली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में हमेशा क्या याद रखिए? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। ठीक है, यहीं पे मॉलिक्यूलर की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है। आणविक बंध या हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है। मेटालिक की अगर हम बात करें तो जनरली इसमें मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि धात्विक बंध पाया जाता है। मेटालिक बॉन्डिंग पाया जाता है जिसे हम धात्विक बंध का नाम देते हैं। इसी के साथ साथ एटम्स में अगर हम देखें तो इनमें जनरली लंदन डिस्पर्शन पाया जाता है। क्या होता है? लंदन डिस्पर्शन इनमें पाया जाता है, या इसे हम लंदन फोर्सेज का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनरली लंदन फोर्सेज का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नए लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।